साउथ इंडिया में पॉलिटिकल महाभारत शुरू हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शंस तक नहीं बल्कि आइडियोलॉजी का युद्ध है। इस युद्ध का रिजल्ट क्या होगा वो डिसाइड करेगा कि इंडिया किस डायरेक्शन में जाने वाला है। एक तरफ आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन पवन कल्याण है, जो ओपनली सनातन धर्म, हिंदू कल्चरल आइडेंटिटी और नेशनल यूनिटी की बात करते हैं। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए मैं जिंदगी देने के लिए तैयार हूं। मैं आपके साथ हूं। दूसरी तरफ तमिलनाडु के सुपरस्टार और पॉलिटिकल न्यू कमर विजय है, जो सेक्युलर पॉलिटिक्स, द्रविडियन आइडियोलॉजी और तमिल आइडेंटिटी के साथ अपना पॉलिटिकल मूवमेंट बिल्ड कर रहे हैं। दोनों के पास मैसिव फैन फॉलोइंग है, दोनों सिनेमा से पॉलिटिक्स में आए हैं, लेकिन ये दोनों राजनेता इंडिया को एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। सनातनी हिंदू, सनातनी हिंदू। पवन कल्याण एक ऐसे साउथ इंडिया की बात करते हैं जो अपने कल्चर, अपने हेरिटेज से जुड़ा हो, जो दिल्ली के साथ पार्टनरशिप में डेवलपमेंट करे और जो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को ओपनली एम्ब्रेस करे। वहीं दूसरी ओर विजय द्रविडियन आइडेंटिटी, रीजनल पॉलिटिक्स और एंटी हिंदू पोजीशनिंग को अपनी कोर आइडेंटिटी मानते हैं, और इसी वजह से क्लैश सिर्फ आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं रहेगा। आने वाले सालों में साउथ इंडिया डिसाइड करेगा कि नेशनल पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जाएगी। बीजेपी और एनडीए का सदर्न एक्सपेंशन सक्सेसफुल होगा या नहीं, हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स साउथ में ग्रो करेगी या रीजनल रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग होगी। 2029 का लोकसभा चुनाव भी यही बैटल से डिसाइड होगा। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट सालों तक कहते रहे कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से अलग है। इन लोगों का मानना था कि हिंदू नेशनलिज्म का कंसेप्ट नॉर्थ इंडिया में काम करता है, पर साउथ इंडिया में ये वर्क नहीं करेगा। It's also an important issue because there are two big elections coming up in the south. There's one smaller one in Puducherry as well. 15 years I was a member of parliament in the north, and for me coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. लेकिन आंध्र प्रदेश के रिजल्ट ने इस अजम्पशन को चैलेंज कर दिया। కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన। तो वही दूसरी ओर तमिलनाडु में विजय के राइज ने एक अलग मैसेज दिया है। साउथ इंडिया एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी बन गई है जहां पर दो नैरेटिव्स टकरा रहे हैं, और जो इस नैरेटिव वॉर को जीतेगा वही डिसाइड करेगा कि इंडिया का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। साउथ इंडिया में सिनेमा और पॉलिटिक्स का कल्चर बहुत पुराना है। एमजीआर, जयललिता और एनटीआर जैसे स्टार्स पहले भी पॉलिटिकल पावर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन पवन कल्याण की पॉलिटिकल जर्नी उन सबसे अलग रही। उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री एक शॉर्टकट के थ्रू नहीं ली। उनका पॉलिटिकल करियर स्ट्रगल्स और सेटबैक से बना हुआ है। 2014 में जब उन्होंने जनसेना पार्टी लॉन्च की, तब बहुत लोगों को लगा कि ये एक टेम्पररी सेलिब्रिटी एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन पवन कल्याण धीरे धीरे ग्रास रूट पॉलिटिक्स में एक्टिव होने लगे। वो फार्मर इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट और आंध्र प्रदेश के रीजनल पर ओपनली बोलने लगे। टाइम के साथ उनकी इमेज सिर्फ एक एक्टर की नहीं रही, वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फिगर बन गए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पवन कल्याण ने कभी भी अपने हिंदू आइडेंटिटी को छुपाया नहीं, ना मूवीज में నేను కృష్ణుని కాబట్టి మాయలు చేశాను और ना ही पॉलिटिक्स में। जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। जब साउथ इंडिया का एक मेजॉरिटी सेक्शन सॉफ्ट सेक्युलरिज्म की बात कर रहा था, तब पवन कल्याण ओपनली सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे थे। ఆర్ఎస్ఎస్ అనే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ సెక్యులరిజం పేరు మీద సనాతన ధర్మాన్ని చావగొట్టకండి। सैनिकों कल्याण और सहायता के लिए अपना योगदान करें। यह देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है, इसे भूलना नहीं। जय। टेम्पल रिलेटेड कंट्रोवर्सीज हो, हिंदू इश्यूज की बात हो या कल्चरल आइडेंटिटी की डिबेट हो, हर चीज में पवन कल्याण ओपनली सनातन धर्म को डिफेंड कर रहे थे। इसी वजह से आंध्र प्रदेश के यूथ और एक लार्ज हिंदू वोटर बेस में उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनने लग गई। पर उनका पॉलिटिक्स सिर्फ धर्म तक लिमिटेड नहीं था। वो साइमल्टेनियसली एंटी करप्शन, वेलफेयर स्कीम्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और गवर्नेंस रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे थे। वंताड़ा के रिजर्व फॉरेस्ट में उस समय बॉक्साइट की काफी इलीगल माइनिंग हो रही थी, और इसीलिए उन्होंने 2018 में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, पैडी क्रॉप्स में एमएसपी की कमी होने की वजह से काफी फार्मर्स ने सुसाइड किया, और किसानों की इस समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए पवन कल्याण काकीनाडा में अनशन पर बैठ गए। इन्होंने आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिलाने के लिए कई प्रोटेस्ट किए। पवन कल्याण इतने एक्टिव होने की वजह से ग्राउंड पर वो काफी पॉपुलर होने लगे थे। వాడు మమ్మీ ఎన్ని రకాల వృత్తికి తెచ్చినా కానీ బాక్సైట్ మైనింగ్ ఇక్కడ జరగనివ్వండి,
ఉద్దానం కిడ్నీ సమస్యల పరిష్కారమే ధ్యేయంగా ముందడుగు వేసిన జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ను కలిశారు ఏపీ రాజధాని ప్రాంత రైతులు. రాజధాని విషయంలో మంత్రుల ప్రకటనలతో తలెత్తిన గందరగోళంతో తమ గోడును పవన్ తో చెప్పుకునేందుకు హైదరాబాద్ వచ్చారు. और इसी के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट प्लस कल्चरल आइडेंटिटी के फॉर्म में प्रेजेंट किया। आम आदमी की आवाज बन रहे पवन कल्याण ने 2019 में इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने 140 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कैंडिडेट खड़े किए। 2 जगह पर तो पवन कल्याण खुद लड़ रहे थे, पर इसके बावजूद उनके पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली। पवन कल्याण भी अपने दोनों सीटों से हार चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैंपेन जारी रखा और फिर आया 2024 का इलेक्शन। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना तीनों एनडीए अलायंस में आए। पवन कल्याण ने जोरदार कैंपेनिंग की, मोदी जी के विजन 2047 की भी तारीफ की। बहुत पॉलिटिकल एनालिस्ट को लग रहा था कि जनसेना इस अलायंस में बस एक जूनियर पार्टनर बन के रह जाएगी, पर जब रिजल्ट आए तो उन्होंने सबको शॉक कर दिया। जनसेना ने 21 असेंबली सीट कंटेस्ट की और सभी 21 सीट्स जीत ली। यह 100% स्ट्राइक रेट आंध्र पॉलिटिक्स का सबसे ड्रामेटिक मूवमेंट में से एक था। पवन कल्याण खुद पीथापुरम से बड़े मार्जिन से जीते और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। ये एक पॉलिटिकल मैसेज था कि साउथ इंडिया में हिंदू आइडेंटिटी अब पॉलिटिकल लायबिलिटी नहीं रही। आंध्र प्रदेश ने डेवलपमेंट प्लस हिंदू आइडेंटिटी को स्ट्रांगली सपोर्ट किया और इसी जीत के साथ बीजेपी और एनडीए को एक सिग्नल मिला कि अगर ये मॉडल आंध्र प्रदेश में काम कर सकता है तो इसी के साथ साउथ इंडिया में भी एक्सपेंशन हो सकता है। अब थोड़ा सा तमिलनाडु को समझते हैं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स डिकेड से द्रविडियन आइडियोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व करती रही है। सोशल जस्टिस, रीजनलिज्म और एंटी हिंदी पॉलिटिक्स इनके आइडियोलॉजी का और डोमिनेंट नैरेटिव का पार्ट था और इसी पॉलिटिकल इकोसिस्टम में एंट्री होती है विजय की। तमिल सिनेमा में विजय ऑलरेडी एक मैसिव सुपरस्टार थे। उनकी फैन फॉलोइंग स्पेशली यूथ के बीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री लेना एक कम्प्लीटली डिफरेंट चैलेंज था। विजय ने ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की तरह स्लो बिल्डअप चूज नहीं किया। उन्होंने डायरेक्टली इमोशनल मोबिलाइजेशन किया। उनके फैन क्लब्स को पॉलिटिकल नेटवर्क में कन्वर्ट किया गया। सोशल मीडिया कैंपेन्स एग्रेसिवली चलाए गए और यूथ सेंट्रिक मैसेजिंग को फोकस बनाया गया। इसी के बाद लॉन्च हुई उनकी पार्टी टीवीके। विजय की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्लियरली सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, द्रविडियन आइडेंटिटी के अराउंड पोजीशनड है। वो दरगाह में माथा टेकते हैं, वो इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, सबको रमजान पे विश भी करते हैं, पर हिंदू त्योहारों में विश करने का समय आ जाए तो वो गजनी बन जाते हैं। उनके स्पीचेस में पेरियार, अंबेडकर, कामराज जैसे लीडर्स का रेफरेंस रिपीटेडली दिखाई देता है। इसी वजह से उन्होंने 2011 में AIADMK को सपोर्ट भी किया। उनके आइडियोलॉजी की बात करें तो वो बहुत हद तक एंटी नॉर्थ है और हिंदी इम्पोजिशन के सख्त खिलाफ है। उनके कई मूवीज में भी उन्होंने हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ सख्त आवाज उठाई थी। वो तमिल आइडेंटिटी की बात करते हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपोज करते हैं, पर इसी बात पर अन्नामलाई ने भी थलापति विजय को कॉल आउट किया था, क्योंकि विजय अपने बच्चों को 3 लैंग्वेज एजुकेशन मॉडल में पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो 2 लैंग्वेज मॉडल एजुकेशन चाहते हैं। Now I am only advising Vijay, what bro? Practice what you preach, bro. His one family, children have studied in 3 language schools. Why Mr. Vijay wants his cadres to study only 2 language? So what bro? Practice what you preach, bro. साथ ही विजय राइट विंग पॉलिटिक्स और हिंदुत्व के कट्टर विरोधी है। इसी वजह से कई क्रिटिक्स उन्हें एंटी हिंदुत्व या द्रविडियन पॉलिटिक्स का नया चेहरा मान रहे हैं। तमिलनाडु में हिस्टोरिकली द्रविडियन पार्टीज पर ये एलिगेशन लगे हैं कि वो एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं और हिंदू कल्चरल आइडेंटिटी को रिपीटेडली टारगेट किया जाता है। उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों ने तो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया तक कह दिया था। ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, कोरोना। अपोनेंट्स का मानना है कि विजय इसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को नए पैकेजिंग के साथ रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो विजय ने जेन्युइनली एक पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल किया। तमिलनाडु के यूथ और अर्बन वोटर्स ट्रेडिशनली डीएमके, AIADMK पॉलिटिक्स से फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे। विजय ने एग्जैक्टली उस एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड को कैप्चर किया। उन्होंने अपनी इमेज एक यंग, एनर्जेटिक और क्लीन अल्टरनेटिव के रूप में बिल्ड की और इसी वजह से उनका पॉलिटिकल परफॉर्मेंस सडनली नेशनल डिबेट का हिस्सा बन गया। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझना जरूरी है। पवन कल्याण का राइज एनडीए और नेशनल इंटीग्रेशन के फ्रेमवर्क के थ्रू हुआ। विजय का राइज एंटी बीजेपी और रीजनल रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क के थ्रू हो रहा है। एक मॉडल दिल्ली के साथ है और दूसरा मॉडल दिल्ली के अगेंस्ट, और इसी वजह से साउथ इंडिया का ये बैटल इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब सवाल ये है कि पवन कल्याण और विजय के बीच एक्चुअल डिफरेंस क्या है। देखिए, पवन कल्याण ओपनली अपनी हिंदू आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करते हैं। वो आंध्र प्रदेश को ऐसे स्टेट के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो डेवलपमेंट भी करे और अपने कल्चरल आइडेंटिटी से डिस्कनेक्टेड भी ना हो। नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल नेशनलिज्म, डेवलपमेंट ड्रिवन गवर्नेंस, ये 3 पिलर पवन कल्याण के पॉलिटिकल मैसेजिंग का कोर बन गए हैं। दूसरी तरफ विजय का पॉलिटिकल इकोसिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज यूज करता है। वो सूडो सेक्युलरिज्म और तमिलनाडु की द्रविडियन लीगेसी को कंटिन्यू करते हुए
हुए दिखते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैसेज समझना जरूरी है। तमिलनाडु की द्रविडियन पॉलिटिक्स हिस्टोरिकली खुद को नॉर्थ इंडियन कल्चरल डोमिनेंस के अपोजिशन में डिफाइन करती रही है। हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ मूवमेंट्स, एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स और स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी इस आइडियोलॉजी का मेजर पिलर रहे हैं। इसी वजह से द्रविडियन पॉलिटिक्स हिंदू आइडेंटिटी को सस्पिशन से देखती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि विजय का प्रेजेंटेशन ज्यादा मीडिया फ्रेंडली रहता है। पवन कल्याण वर्सेस विजय का बैटल सिर्फ आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया पर पड़ेगा और उसके पीछे कई रीजंस है। सबसे पहला रीजन है यूथ पॉलिटिक्स। दोनों लीडर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यूथ वोटर बेस है। मतलब साउथ इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन दो कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिटिकल इमेजिनेशंस के बीच डिवाइडेड दिख रही है। अब जो इमेजिनेशन डोमिनेट करेगी वही फ्यूचर पॉलिटिक्स को शेप करेगी। कई सालों तक बीजेपी साउथ इंडिया में स्ट्रगल कर रही है। अगर कर्नाटक को छोड़ा जाए तो बाकी सारे राज्यों में बीजेपी आज तक अपना एक कोर वोटर बेस नहीं बना पाई, लेकिन आंध्र प्रदेश में अलायंस की सक्सेस ने बीजेपी के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है। एंड दैट्स व्हाई दिल्ली सीज पवन कल्याण नॉट जस्ट एज अ अलाय बट एज अ स्ट्रेटेजिक ब्रिज। दूसरी ओर तमिलनाडु में विजय का राइज एंटी बीजेपी इकोसिस्टम को मोटिवेट करेगा। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और द्रविडियन फोर्सेस ऑलरेडी बीजेपी के अगेंस्ट आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस बिल्ड करते आए हैं। विजय जैसे मास सेलिब्रिटी अगर इस कोएलिशन पॉलिटिक्स का फेस बन जाते हैं तो तमिलनाडु बीजेपी एक्सपेंशन के लिए और डिफिकल्ट बैटल बन सकता है। आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, लॉन्ग टर्म में इन दोनों में से जिसका भी मॉडल सक्सेसफुल रहेगा वो बाकी के नेबरिंग स्टेट्स में भी इन्फ्लुएंस फैलाएगा और इसीलिए ये युद्ध इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए